YouTube क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो ऊंचा उच्च के आधार पर देखो, ऊंचा उच्च यानी राजस्थान का जो स्तरीय भूभाग है वो उबड़ खाबड़ होने के कारण कहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश है, कहीं पर पर्वतीय है, कहीं पर पठारी प्रदेश है, कहीं पर मैदानी प्रदेश है। इसी ऊंचाई के आधार पर राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है इसको चार भागों में बांटा गया है। इसके चार भाग है। अब देखो इसका जो पहला भाग बनता है वो बनता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका दूसरा भाग है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तीसरा भाग बनता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग बनता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो इसे हम पीछे चलते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश है इनको अलग अलग जो नाम दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है। देखो कि पहले ये संपूर्ण पृथ्वी यानी सारे जो महाद्वीप है वो सारा एक ही महाद्वीप था। जो आज 7 महाद्वीप है वो पहले एक ही महाद्वीप के रूप में था और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। पेंजिया महाद्वीप यानी जो 7 महाद्वीप आज इस वर्ल्ड में है वो पहले एक ही महाद्वीप के रूप में था और उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। इसके चारों तरफ पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ जो जल का घेराव था यानी इसके चारों तरफ जो जल था उस जल से युक्त जो सागर था उसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा यानी कहने का मतलब है जो आज महासागर अलग अलग है पहले एक ही महासागर था और उस महासागर का नाम था पेंथालासा। अब इस महाद्वीपीय खंड में पेंजिया महाद्वीपीय खंड में भ्रंश हुआ था यानी बीच का खंड है वो टूटा और टूटने से इसके बीच में जलाशय बन गया और यहां पर जो जलाशय बना था इसका नाम था 33 महासागर। 33 महासागर या 33 सागर। अब देखो 33 सागर के ऊपरी जो भाग है और दक्षिणी भाग ये दो खंड बन गए थे। इस ऊपरी भाग का नाम दे दिया गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड यानी जो ऊपर का भाग बना इसका नाम अंगारा लैंड दे दिया। इसका जो दक्षिणी भाग बना इसका नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी ये जो संपूर्ण जो एक महाद्वीप का जो स्वरूप था इसमें जब भ्रंश हुआ था इस भ्रंश के कारण इसके दो भाग बने थे। एक ऊपर का भाग जिसमें देखो यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है और एशिया का भाग आता है। इसके दक्षिणी भाग में अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और भारत का जो दक्षिणी भाग है वो इस दक्षिणी खंड में आया था और वो किस में आता है गोंडवाना लैंड में। अब देखो जो राजस्थान का जो भाग बनता है वो बनता है वो इससे संबंधित। इसका जो बीच का भाग है ये बीच का भाग है यहाँ पर 33 महासागर और 33 महासागर का जो जलाशय है ये जब दक्षिणी भूखंड है उत्तर की तरफ चलने लगा था तो ये बीच का भूभाग वो संकुचित होकर के ऊपर की तरफ उठ गया था और क्रिटेशियस युग यानी कौन से युग की बात हो रही है क्रिटेशियस युग या हम ये कह सकते हैं तृतीय कल्प। तृतीय कल्प तृतीय कल्प में ये जो बीच का भाग है वो संकुचन होने के कारण ऊपर की तरफ निकल गया था और एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। अब देखो राजस्थान को जो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है इसके दो अलग अलग खंड बनते हैं। इसके आधार पर राजस्थान में अंगारा लैंड की कोई स्थिति नहीं बनती है। अंगारा लैंड की स्थिति राजस्थान में नहीं बनती है। जो पहला जो भाग बनता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो किससे संबंधित है 33 सागर से यानी ये 33 सागर है इसी से संबंधित है पहला भाग 33। दूसरा जो भाग है मध्य अरावली प्रदेश ये आता है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी 33 सागर का अवशेष है 33। और चौथा भाग बनता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बनता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये याद रखना। यहां से पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल किससे संबंधित है 33। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश किससे संबंधित है गोंडवाना लैंड से।
पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी राजस्थान के दो ऐसे भाग बनते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों भाग वो किससे संबंधित है? 33 सागर से संबंधित है, यानी 33 सागर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। दो जो भाग बनते हैं, तो मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों भाग है वो किससे संबंधित है? ये है गोंडवाना लैंड से संबंधित। ये तो बात हो गई थी उस समय जब एक ही महाद्वीप था और उसका जो भ्रंश हुआ था उससे संबंधित। अब देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो पहला खंड है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज इस क्लास में हम एक ही खंड पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वो मैप के माध्यम से देखो। अब देखो राजस्थान के मैप में जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका जो पश्चिमी भाग है ये अरावली है। अरावली का जो पश्चिमी भाग है ये पूरा है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। और जो पहला जो भाग बन रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो इसी का है। अब देखो इसकी विशेषता ये बनती है कि विश्व में जो थार का मरुस्थल है, इसमें थार के मरुस्थल का अवशेष है भारत में, थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में। जो थार का मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि ये जो मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? थार के मरुस्थल में पाया जाता है। अब देखो भारत में अगर ये थार के मरुस्थल की स्थिति देखी जाए तो उसका ज्यादातर भाग यानी लगभग 60% भाग है वो किस में आ जाता है? वो राजस्थान में। यानी मरुस्थलीय भाग के अगर पूरे प्रतिशत के आधार देखा जाए तो 60% भाग है वो राजस्थान में आता है। अब देखो ऊपर में स्थिति बनती है दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब। अगर इसके दक्षिणी भाग की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर बनता है उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात। अगर पूरे भारत की बात की जाए थार के मरुस्थल की तो ये गुजरात का उत्तरी भाग आता है, पंजाब का दक्षिणी भाग आता है और राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है। अब देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान में ये जो थार का मरुस्थल है इसमें दो ऐसी स्थिति बनती है जो सहारा मरुस्थल से ली गई है। यानी सहारा मरुस्थल से ऐसे दो शब्द लिए गए हैं, इनमें एक तो बनता है इर्द, इर्द। ये रेतीला में मरुस्थल था, यानी इर्द के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में जो रेतीला है। रेतीला प्रदेश उसका नाम क्या है? इर्द। और दूसरा भाग बनता है हमादा, हमादा। यानी ये दोनों शब्द है वो सहारा मरुस्थल से लिया गया है। और थार के मरुस्थल में इनकी जो स्थिति बन रही है वो इस प्रकार से है कि इर्द को रेतीला मैदान और हमादा को पथरीला मैदान, पथरीला मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी हमादा मरुस्थलीय, इर्द है वो रेतीला भाग बनता है। अब देखो थार के मरुस्थल की जो स्थिति बनती है उसमें अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित 12 जिले, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो इस मरुस्थलीय प्रदेश में है? उनकी संख्या है 12 जिले ऐसे हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कितने जिले आते हैं तो यहाँ पर आएगा +1। कौन सा जिला जाएगा? यहाँ से सिरोही का भाग, सिरोही का ज्यादातर भाग है वो इस अरावली के पश्चिम में आता है। तो अगर अरावली के पश्चिमी भाग में ये दे दिया जाए कि कितने जिले आते हैं तो आएंगे 13। अगर केवल मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी जाए तो जिलों की संख्या आएगी 12। ये स्थिति बनती है यहाँ पर। अब देखो इस पश्चिमी थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग बनते हैं और वो किस आधार पर बनते हैं? वो समवर्षा रेखा के आधार पर बनता है। देखो ये किस प्रकार से बन रहा है, दो प्रकार की समवर्षा रेखा बनती है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पूरे राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा है वो अलग अलग दो भागों में बांटती है। वो बांटती है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र और एक अरावली के पूर्वी क्षेत्र को बांटती है। लेकिन ये पश्चिमी जो पहला भाग बन रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश,
इसको भी दो भागों में बांटा गया है और ये जो 20 की जो रेखा है दो भागों में बांटने वाली ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा। ध्यान रखना है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है जो पहला भौतिक प्रदेश बनता है इसको दो भागों में बांटा गया है और वो दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा वो कौन सी है 25 सेंटीमीटर। इसका जो पश्चिमी भाग बनता है देखो दो स्थिति बनती है, जो पहला भाग बन रहा है इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग है वो क्या कहलाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा इसका भाग बनता है वो बनता है अर्ध शुष्क, ये भाग बन रहा है इसका अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। अब अर्ध शुष्क की विशेषता ये बनती है कि यहां पर वर्षा का स्तर रहता है 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर, ये दोनों फैक्ट याद रखना। यहां पर जो खंड बनता है शुष्कता का, यानी पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है इसको दो भाग बनते हैं, पहला भाग जो शुष्क मरुस्थल का बनता है वहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और दूसरा जो भाग बनता है इसका वो बनता है 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाला जो भाग बनता है, कहने मतलब जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है इसका जो पूर्वी भाग है वो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर और इसके पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस भाग को तो अर्ध शुष्क के नाम से जाना जाता है और इस भाग को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस थार के मरुस्थल में कुछ ऐसी स्थलाकृतियां बनती है, कुछ स्तूप बनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्तूप बनते थे। निक्षेपणात्मक ये स्थिति बन रही है निक्षेपणात्मक, और निक्षेपणात्मक की स्थिति बनती है किसके द्वारा पवन के द्वारा। अब थार के मरुस्थल में जो निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, यानी जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रुक जाती है, तो जो रुकने वाला जो भाग होता है वहां पर निक्षेपण की स्थिति बनती है, उनसे अलग अलग आकृतियां बन जाती है। अब वो आकृतियां किस किस प्रकार की बनती है उनको कहते हैं बालू का स्तूप, यानी जो आकृतियां बनती है उनको कहते हैं बालू का स्तूप। अब देखो निक्षेपण के माध्यम से ध्यान रखना कि बालू का ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बालू का स्तूपों का निर्माण अपरदन से होता है या निक्षेपण से होता है, तो उनका निर्माण होता है निक्षेपण से। अब वो किसके द्वारा निक्षेपण होता है, नदी के द्वारा होता है या पवन के द्वारा होता है, वो होता है पवन के द्वारा। अब इसमें जो पहला भाग बनता है निक्षेपण का, जो बालू का स्तूप का जो भाग बनता है वो बनता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनती है, जैसे यहां से ये पवन चल रही है, इस पवन के समांतर ही, जैसे पवन चल रही है उसके समांतर ही रेतीले भूभाग का जमा हो जाता है, यानी जैसे पवन जिस दिशा से पवन चल रही है उसी दिशा में एक समांतर क्रम में, कहने का मतलब उसी श्रेणी में रेत का टीला बन जाता है। उस रेत के टीले का जो बालू का स्तूप का जो स्वरूप बनता है उसका नाम दिया गया, और वो नाम क्या है अनुदैर्घ्य। याद रखना ही अनुदैर्घ्य की स्थिति बनती है जो पवन के समांतर स्थिति बनती है। ये तो हो गया इसका पहला भाग। दूसरा इसका भाग बनता है अनुप्रस्थ, दूसरा भाग है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की स्थिति किस प्रकार से बनती है कि जैसे ये पवन चल रही है इस प्रकार से, तो पवन के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि इसकी लंबवत की स्थिति बनती है। यहां पर देखो जो रेतीला भूभाग बनेगा वो किस रूप में बनेगा, यहां पर देखो इस प्रकार से बनेगा ऐसे। यानी कहने का मतलब यह है कि पवन अगर पश्चिम दिशा से चल रही है तो ये रेतीले जो स्तूप बनते हैं उनकी स्थिति बनेगी उत्तर से दक्षिण। कहने का मतलब ये लंबवत स्थिति में ये पवन है वो इन स्तूपों का निर्माण करती है।
तो ये एक खतरनाक स्थिति के रूप में भी, यानी सबसे गहरे जो भाग बनते हैं उसके एक तरफ का भाग गहरा बन जाता है, दूसरी तरफ का भाग एक ढलानू भाग बन जाता है, और ये पवन के बिल्कुल लंबवत समांतर नहीं होते, ये लंबवत होते हैं, और समांतर की स्थिति बनती है वो बनती है अनुदैर्ध्य में। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की स्थिति है वो किस प्रकार से बनती है, उनके बारे में बताइए। अब देखो, ये बनती है लंबवत के रूप में और ये बनती है एक समांतर क्रम के रूप में। अब तीसरी जो स्थिति बनती है वो बनती है बरखान। बरखान की स्थिति बनती है वो भी निक्षेपण के रूप में, यानी ये जो आकृति हम पढ़ रहे हैं वो निक्षेपण का स्वरूप है। बरखान स्तूप, बरखान स्तूप ये अर्धचंद्राकार, यानी पवन के द्वारा इसकी आकृति किस प्रकार से बनती है, अर्धचंद्राकार रेतीले जो स्तूप बनते हैं उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। यानी जो बरखान की जो स्थिति बनती है वो अर्धचंद्राकार रेतीले स्तूप बनते हैं, और ये भाग पश्चिमी थार के मरुस्थल में दिखाए जाते हैं, और इनका निर्माण भी निक्षेपण के माध्यम से होता है, निक्षेपण के द्वारा ही होता है। और ये जो भाग है अनुप्रस्थ का भाग, ये सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। अब ये तीन जो आकृतियां बनी है स्तूपों की, ये तीनों आकृतियां किसके द्वारा है, निक्षेपण के स्वरूप के आधार पर इनकी आकृतियां बनी है। पहला भाग बनता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा भाग है अनुप्रस्थ है, तीसरा भाग है वो बरखान स्तूप है, और तीनों की तीनों ऐसी आकृतियां हैं जो निक्षेपण के द्वारा बनी है। और किसके द्वारा निक्षेपण हुआ, ये पवन के द्वारा। ये तो हो गए इनके बालू का स्तूप के रूप में। अब हम इसके आगे ये पढ़ रहे हैं कि कुछ जलाशय भी है इस थार के मरुस्थल में, कुछ जलाशय है, उन जलाशय के बारे में देखो। जलाशय यानी वर्षा के समय जो जल एकत्रित हो जाता है उनकी अलग अलग जो संरचना बनती है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो जलाशय का जो आकार बना है उसको नाम क्या दिया गया। जैसे पहला भाग हम लेते हैं रन या टोड़, रन या टोड़। ये जो स्थिति बनी है वो किस आधार पर बनी है कि रन और डोड की स्थिति है वो दो बालू का स्तूप, एक बालू का स्तूप, ये दो बालू का स्तूप है, यानी ये जो आकृति है वो बालू का स्तूप की। दो बालू का स्तूप के बीच में जब जल भर जाता है एक झील बन जाती है छोटी, ये जो जलाशय है वो क्या कहलाता है, रन कहलाता है। रन या टोड़ के नाम से जाना जाता है। तो रन और टोड़ की स्थिति बनती है दो बालू का स्तूप के बीच में बनती है। अब इसका दूसरा जो भाग बनता है वो बनता है बालसन, यानी दूसरा जलाशय बनता है वो कौन सा, बालसन। अब देखो बालसन की स्थिति बनती है कि पर्वतीय या चट्टानी भाग, पर्वतीय या चट्टानी भाग में जो वर्षा के समय यहाँ का जल है वो नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर रुक जाता है और एक झील बन जाती है, और उस झील का नाम रहता है बालसन। पश्चिमी थार के मरुस्थल में पर्वतीय भाग या चट्टानी भाग जहां से वर्षा का जल है वो नीचे आकर के उसके गिरिपाद में आकर के एक झील स्वरूप में आकर के वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से वो एक झील का स्वरूप बनता है, और वो झील किस नाम से जानी जाती है, वो बालसन झील के नाम से जानी जाती है। तो ये दो जलाशय हो गया। उसके बाद तीसरा जलाशय बनेगा वो बनेगा पलाया। देखो 3 नंबर, तीसरी जो स्थिति बनती है वो पलाया की बनती है, और ये पलाया झील कैसे बनती है, पवन के द्वारा। पवन के द्वारा जो घर्षित भाग है, पवन के द्वारा जो घर्षित भाग है वो कभी कभी यहाँ पे गहरा भाग बन जाता है, और गहरा भाग बनकर के उसमें जल है वो एकत्रित हो जाता है, जल एकत्रित हो जाता है, और ये अत्यधिक गहरा भाग बन जाता है और आकार बड़ा हो जाता है। तो ये खारे पानी की झीलें भी बन जाती है, यानी खारे पानी की झीलों का स्वरूप भी बन जाता है, खारे पानी की झीलें। यानी जब पलाया की जो स्थिति बनती है तो पवन के द्वारा जब गहरा भाग बनता है उसमें जल एकत्रित हो जाता है, और वो आकार अगर बढ़ जाता है, उसका भाग गहरा हो जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक खारे पानी की बड़ी झील बन जाती है। खारे पानी की झील क्यों बन जाती है, क्योंकि थार के मरुस्थल की जो मिट्टी है उस मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है।
जिसके कारण उस जल में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक खारे पानी की झील का स्वरूप बन जाता है। उसके बाद 4 नंबर जो स्थिति बनती है वो ले रहा हूं यहाँ पर। 4 नंबर जलाशय है खड़ीन या खादीन। खड़ीन या खादीन। अब देखो इनके दो नाम दे रहे हैं, खड़ीन या खादीन। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, यानी खास तौर से बात हो रही है जैसलमेर की। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा खड़ीन और खादीन है, और जैसलमेर जिले में मिलते हैं। मध्यकालीन यानी मध्यकालीन उस समय या मध्यकालीन युग के समय की स्थिति है कि उस समय जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा भूमि के दो ऊंचे भाग, उसका जो बीच का विस्तृत भाग है, देखो यहाँ पर जो रन है वो छोटा भाग बनता है। जब जलाशय बड़ा भाग बन जाता है, दो स्तूपों के बीच का भाग हो सकता है, या स्तूप के निचले भाग में जब उसका आकार बड़ा बन जाता है और काफी विस्तृत भूभाग में ये जल का संग्रहण होता है वहां पर। अब इस जल को सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता था, इस जल को पीने के रूप में या पशुओं को पिलाने के रूप में काम में लिया जाता था। और ये जब ये खड़ीन सूखती थी तो यहाँ पर रबी की कृषि भी होती थी, रबी की कृषि होती थी। तो ये खड़ीन और खादीन है वो किससे संबंधित है? ये पश्चिमी थार के मरुस्थल, और पश्चिमी थार के मरुस्थल में ये सबसे ज्यादा कौन सी जिले में देखने को मिलती है? ये जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा है, यहाँ पर जो खंड 4 खंड पढ़े हैं उसमें अलग अलग जो खंड पढ़े उसमें ये जल कहने का मतलब जो जलाशय का स्वरूप बना है उस जलाशय का स्वरूप दे रखा है। तो यहाँ पर जो खड़ीन और खादीन की स्थिति बनती है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इनको स्वरूप किया गया था। अब देखो उसके बाद राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, जो एक पश्चिमी भौतिक प्रदेश है, उसी का जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में बांटेंगे। एक भाग देखो वहां पर हमने इसके दो खंड भी किए हैं, शुष्क और दूसरा है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क यानी जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो पश्चिमी भाग बनता है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बनता है, और दूसरा जो भाग बनता है वो बनता है अर्ध शुष्क। अब देखो दोनों की विशेषता, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी तो अर्धशुष्क जो भाग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग देखो कौन कौन से बनते हैं? यहाँ पर गगन का मैदान, गगन का मैदान, यहाँ पर है लूनी, लूनी नदी का बेसिन, लूनी नदी का बेसिन। और यहां पर स्थिति बन रही है वो बन रही है शेखावाटी, शेखावाटी का अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती प्रदेश। यानी जो 2 नंबर जो भाग बन रहा है अर्धशुष्क, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग गदर का मैदान, दूसरा भाग लूनी का, तीसरा भाग शेखावाटी। और शेखावाटी में यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी है? कांतली नदी। अब देखो इसका जो ऊपरी भाग है, यहाँ से ये पहला भाग है वो किस में आता है? ये आता है गगन के मैदान के रूप में। अब देखो गगन नदी की जो उद्गम प्रणाली है वो कहां से होती है? वो शिवालिक पहाड़ियों से होती है। शिवालिक पहाड़ियां है जो हिमाचल प्रदेश में, राज्य कौन सा है यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर एक स्थान है कालका। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में यहाँ पर कालका नामक स्थान है। यहां से ये नदी निकलती है गगन नदी, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़। और यहाँ पर हनुमानगढ़ का जो स्थान है वो टिब्बी, हनुमानगढ़ का जो स्थान है वो कौन सा है? टिब्बी नामक स्थान है। यहां से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। और देखो हनुमानगढ़, गंगानगर, इन दोनों जिलों में बहने के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में। लेकिन कभी कभार बाढ़ की जब स्थिति बनती है तब इसका जल है वो बीकानेर तक भी पहुंच जाता है। ये बाड़मेर में जाने, सॉरी कहने का मतलब ये पाकिस्तान में जाने के बाद यहाँ पर है
फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर के ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये समुद्र में जाकर के नहीं मिलती, इसीलिए इसको एक अंतःस्थलीय नदी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान की ये अंतःस्थलीय नदी सबसे बड़ी नदी है। अब देखो, इस नदी को राजस्थान में मृत नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो इसकी दो विशेषता बनती है, मृत नदी, और इसके बहाव क्षेत्र को तली, इसके बहाव क्षेत्र को तली या नाली के रूप में जाना जाता है। नाली यानी किस नदी के बहाव क्षेत्र को तली या नाली के रूप में जाना जाता है, और वो नदी कौन सी है, वो है गगन नदी। तो यहाँ का जो ये क्षेत्र बनता है, इस अर्ध शुष्क का क्षेत्र बनता है, ये गगन नदी का ही बहाव क्षेत्र है, या गगन नदी का बेसिन क्षेत्र बनता है। अब दूसरा जो भाग बनता है वो बनता है लूनी नदी का। देखो, लूनी नदी में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और खास तौर से जो अजमेर, यहां पर इस पहाड़ी पर एक नाग पहाड़ी, इस नाग पहाड़ी से ये नदी निकलती है। यहां से जब इसका उद्गम होता है तब इसका नाम रहता है सागरमती। यानी जब इस लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से, तब इसका नाम रहता है सागरमती। और यहां से ये नदी बहती है आगे की तरफ अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद ये चलती है पाली, जोधपुर, उसके बाद है वो बाड़मेर और जालोर। यहाँ पर बहने के बाद ये कहाँ चली जाती है, गुजरात। और गुजरात में कहां पर जाकर के गिरती है, ये विलुप्त हो जाती है, देखो कच्छ के रण में जाकर गिरती है, कच्छ का रण, ये भाग बनता है गुजरात में। अब देखो इसकी यहां तक की जो पूरी लंबाई है, वहां से लेकर के यहां तक है, लूनी नदी की लंबाई होती है 330 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई बनती है वो कितनी है, 330 किलोमीटर। अब देखो बाड़मेर में यहां पर है बालोतरा, बालोतरा से ऊपर इस नदी का जल है वो मीठा रहता है, इससे पहले इसका जल मीठा रहता है। बालोतरा के बाद इस नदी का जल है वो खारा हो जाता है, और यहां से इस नदी का नाम बन जाता है लूनी नदी। अब ये जल खारा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की सहायक नदियां आकर के मिलती है। ये सहायक नदियां आसपास के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ की जो मिट्टी में नमक की मात्रा है वो नमक जल के साथ लेकर के आती है और इसमें आकर के मिल जाती है। यहाँ पर जो बालोतरा स्थान है, इसी के पास में पंचभद्रा बाड़मेर का क्षेत्र है। यहाँ पर नमक के उस झील यानी पंचभद्रा नामक जो झील है उनसे नमक भी बनाया जाता है, और 98% सोडियम युक्त नमक है वो यहाँ पर बनाया जाता है। यानी सबसे अधिक खाने के योग्य जो नमक बनाया जाता है वो कहां पर बनाया जाता है, पंचभद्रा बाड़मेर नामक स्थान पर ही बनाया जाता है। अब देखो इसके बाद जो तीसरी स्थिति बनती है वो कौन सी है, वो बनती है शेखावाटी क्षेत्र की। यहाँ पर जो तीसरा भाग बनता है वो कौन सा है इसका प्रकार, शेखावाटी प्रदेश। और वो शेखावाटी प्रदेश बनता है, देखो यहाँ पर शेखावाटी अंतर्वर्ती बेसिन में इसमें कौन सी नदी आती है, वो नदी आती है कांदली। तो इसका तीसरा रूप है वो कांदली नदी प्रदेश के रूप में या कांदली नदी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, कांदली नदी बेसिन। अब कांदली नदी बेसिन का जो बहाव क्षेत्र है, यानी ये जो पूरा क्षेत्र बनता है, इसको शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र बनता है, यहां पर देखो शिकरपुरा, उसके बाद झुंझुनपुरा, यानी शिकर और झुंझुनू दोनों पूरा है। शिकर का पूरा क्षेत्र आता है, झुंझुनू का पूरा क्षेत्र आता है, चूरू का 1/2। यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं कि जो कांदली नदी बेसिन, या हम ये कह सकते हैं शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र, शेखावाटी अंतर्वर्ती जो क्षेत्र आता है उसमें कौन कौन सम्मिलित है, शिकरपुरा, शिकर का भाग पूरा आता है, उसके बाद झुंझुनू आता है, झुंझुनू का भाग पूरा आता है, चूरू, चूरू का भाग आता है 1/2, और नागौर, नागौर का भाग आता है 1/3। कितना आता है, 1/3 भाग है वो नागौर के अंतर्गत आता है। इन सभी को मिलाकर के नाम दे दिए गए कौन सा, शेखावाटी।
शेखावाटी, और इसी को शेखावाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जो किस मरुस्थलीय प्रदेश का जो भाग है, पश्चिमी थार का मरुस्थल है, उसका जो दूसरा प्रकार बनता है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क भाग में आता है, जिसकी जो वर्षा की स्थिति बनती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बनती है। ये जो भाग बनता है, अब देखो एक नंबर जो टॉपिक है भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश का जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब सेकंड जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये पार्ट हुआ प्रथम पार्ट। सेकंड पार्ट के रूप में पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जो यहाँ से देखो अरावली की शुरुआत होती है गुजरात से लेकर के और यहाँ पर राजस्थान में झुंझुनू तक है। इसी के विस्तार के रूप में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग खंड पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन सी जो पर्वत चोटियां उसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में।